वेलकम बैक। ईरान ने मिसाइलों से हमला करके इसराइल को हिला कर रख दिया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हौजी और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। ईरानी हमले 5 घंटे जारी रहे। कई इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया ने बताया इसराइल में 50% अहदाफ पर ठीक निशाने लगे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। में ईरानी मिशन ने कहा शाम में सिफारत खाने पर हमले के जवाब में कार्रवाई की। इसराइल पर मजीद हमले नहीं करेंगे, मामला खत्म समझा जाए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने भी स्विस सफारत खाने के जरिए अमेरिका को पैगाम भिजवा दिया कि इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन खत्म हो गया। अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो निपटा जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इसराइल को वार्निंग दे दी। कहा अगर सहयूनी हुकूमत या इत्तेहादियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो फैसला कुन और सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल के जारहाना इक़दामात के जवाब में ऑपरेशन जायज था। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। ईरानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। रात गए तेहरान की सड़कों पर जश्न का समा। नौजवान ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए और फलस्तीन के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। तेहरान समेत दीगर ईरानी शहरों में भी अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर उमड़ आया। ईरानी हमले की खुशी में हजारों फलस्तीनी भी मस्जिद अक्सा पहुंच गए। ईरान, लबनान, शाम और यमन से 350 मिसाइल फायर हुए। इसराइल ने तस्दीक कर दी। फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि 200 मिसाइल इसराइल तक पहुंचे, जिनमें से बेशतर को मार गिराया। हमले में एक लड़की जख्मी हो गई। इसराइल ने कहा इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी इमदाद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली। अमेरिकी मीडिया ने बताया है 70 मिसाइलों को अमेरिकी जहाजों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वजीर आजम ने दावा किया बरतानवी तैयारों ने भी कई ईरानी मिसाइल मार गिराए। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरानी हमले से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा। सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू पर वाजे कर दिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा किसी भी जारियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। इसराइल के दिफा के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर देता रहा। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ने का इशारा दिया था। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली के लिए इक़दामात की अशद जरूरत है। हम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की जानिब बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और चीन ने ईरानी हमले पर तशवीश का इजहार किया है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और ईरान से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा करते हुए कहा है फ़रीक़ैन फ़ौजी तसादुम से गुरेज करें। खलीज ताउन कौंसिल ने भी इलाकाई और आलमी अमन बरकरार रखते हुए सिफारतकारी से मामलात के हल पर जोर दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। चीन ने गजा को मौजूदा तनाज़े की वजह करार दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है तीसरी आलमी जंग हुई तो सिर्फ 2 फरीक होंगे, रूस, चीन, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया एक तरफ होंगे। इसराइल का भरम टूट चुका है। ईरान का जायज जवाब है जो जरूरी था। साबिक सफीर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं अमरीका को मालूम है इसराइल सियासी और कानूनी तौर पर हार चुका है। साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी कहती हैं इसराइल खत्ते में कशीदगी और तनाव जारी रखना चाहता है, ये उसके मफाद में है। गजा में जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के बिना अमन का क़याम मुमकिन नहीं है। तारीख में कि ईरान और इजराइल के दरमियान एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई है। इस वक्त किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है कि ये जंग जो है ये मजीद बढ़े। इजराइल के कोई मुल्क नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका का भी जो पैगाम गया है सदर बाइडन की तरफ से इजरायली वजीर आजम को वो यही है
कि इसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई इजराइल को नहीं करनी चाहिए जिससे कि सूरत हाल एस्केलेट हो। जारी है इस वक्त आर्मी बरादरी की, वो यही है कि वो जल्द अज जल्द अमन कायम करे गाजा में, कि जंग बंदी हो, गाजा में अमन कायम हो और फलस्तीनियों को जो उनका हक है वो दिया जाए। ईरान पहला मुल्क है 50 सालों में जिसने इजरायली जहरियत का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये इजराइल के भरम तोड़ दिया है। तो ये एक जायज जवाब था, ये जरूरी भी था। अमेरिका को मालूम हो गया है कि इजराइल जो है वो फलस्तीन और गाजा की जंग सियासी तौर पर और कानूनी तौर पर हार चुका है। हमास की क़यादत कायम है, हमास की कुव्वत कायम है, फलस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं हुए। और आगे इलेक्शन भी आ रहा है बाइडन का, और वो इलेक्शन भी हारेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इजराइल की अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो बराह रास्त ईरान को हमला करेंगे। हमास के तर्जुमान खालिद कुदूमी कहते हैं ईरान ने इसराइल पर हमला करके दिफा का हक इस्तेमाल किया, इससे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में खालिद कुदूमी ने मजीद कहा, खित्ते में इसराइली तसल्लुत को ख़त्म करना होगा। इसराइल जब चाहता है किसी भी मुल्क पर हमला कर देता है। मगरबी ममालिक इसराइली हमलों की मजम्मत तक नहीं करते। ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है कि रीजन में कंटिन्यू हो रहा है, ये जेनोसाइड जो गजा में कंटिन्यू चल रहा है, मैं समझता हूँ ये स्टेप जो है ना एक पहला स्टेप है अनप्रेसिडेंट ईरान की तरफ से, जो इन्होंने अपना आप को दिफा किया। ये राइट है टू डिफेंड योरसेल्फ, कि ईरान हो या कोई और मुल्क हो, ये इसराइल का जो हेजेमनी है उसको खत्म करना चाहिए। कि जी जब मर्जी है कि सीरिया पे हमला करे, जब मर्जी है कि किसी को असैसिनेट करना तुनीशिया में, मलेशिया में, ईरान में, ये चीज तो खत्म होना चाहिए। मुज़ाकरात का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मुज़ाकरात तो हमने कल मीडिएटर्स को जवाब दे दिया था और हम अपना मौक़िफ़ को ताकीद कर दिया कि भाई कि जब तक ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होगी कि आगे मुज़ाकरात नहीं चलेगा, जिसमें कि कंप्लीट सीज़ फायर है और कंप्लीट पुल आउट ऑफ द इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गाजा। शामिल करें कुछ दीगर अहम खबरें। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, जलाबारी और लैंडस्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। बलूचिस्तान में आसमानी बिजली और छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 20 से ज्यादा घरों को शदीद नुकसान पहुंचा। केपी में 3 बच्चों समेत 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में बारिश के बाद मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जान से गए। सुपर हाईवे पर हैदराबाद जाने वाली 2 मुसाफिर बसें टकरा गईं। 2 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ भाग और 19 जख्मी हुए। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल स्लिप होकर रक्शे से टकरा गई। 10 साला बच्ची मौत की नींद सो गई। कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में थोड़ी सी बरसात के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। सुपर हाईवे पर फिसलन के बाइस हैदराबाद जाने वाली 2 मुसाफिर बसें टकरा गईं। मुताद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बल्दिया टाउन में मोटरसाइकिल स्लिप होने से 10 साला बच्ची जान से गई। औरंगी टाउन में अलीगढ़ मार्केट के अतराफ गटर उबल पड़े। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालते रहे। शफीक मोड़ पर गुज्जर नाला एक बार फिर चौक हो गया। सड़क पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। नाजिमाबाद अंडरपास में खड़ा बरसाती पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ाता रहा। हसन स्क्वायर पर मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाइक सवारों को आहिस्ता मोटरसाइकिल चलाने की ताकीद करते रहे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतें खाली कराने के ऐलानात किए गए। खस्ता हाल इमारतों पर बैनर फ्लैग्स भी लगा दिए गए। कराची के इलाके नया नाजमाबाद में घर पर आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से मकान की छत और दीवारों में दरारें पड़ गईं। घर पर आसमानी बिजली गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है आसमानी बिजली मीटर पर गिरने से जोरदार धमाका हुआ। लोग घरों से निकल आए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रुक करेंगे गड़ी खुदा बख्श का, जहां पर मुराद अली शाह इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये देख के खुशी हुई आज, इसलिए कि मैं 4 को भी इधर आया था। उस दिन भी यहाँ पे शहीद के जाने वाले खिराज अकीदत पेश करने आए थे और आज भी आप सब आए हैं, पूरे पाकिस्तान से आए हैं और खास तौर पे इस साल
जब सुप्रीम कोर्ट ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को, आपको मुझे तो पता था, पूरी दुनिया को पता था, लेकिन उनके जो कातिल थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया जो सदर आसिफ अली जरदारी ने आज से 11 साल पहले, तकरीबन 12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया था। और हमारी खुशनसीबी ये कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर हुए। और उस केस की पैरवी जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, इलेक्शन के दौरान भी उन्होंने जब हाजिरी होती थी केस की सुप्रीम कोर्ट जाते थे और आप सबको और हमें तो पता था कि या अल्लाह या रसूल शहीद भुट्टो बेकसूर। अब पूरी दुनिया को पता चल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टैंप लगा दी है। अब आप लोगों ने ये इलेक्शन के बाद हमारा पहला बड़ा जलसा है मुराद अली शाह साहब, और मैं अभी जिक्र कर रहा था वो मर्दे हुर जिसने अपनी सदारत के दौर में केस दाखिल किया था, आज फिर इस मुल्क के सदर बन गए हैं और उन्हीं की सदारत के दौरान ये फैसला आया उससे कुछ दिन पहले। और ये सबूत है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेकसूर है, इसलिए कि उनके दामाद ने सदर आसिफ अली जरदारी इस मुल्क की तारीख में पहली बार, दूसरी बार सदर बने हैं। और वो सब आप लोगों की वजह से है। सिंध के लोगों ने खास तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का साथ दिया है, और यहां मुझे याद है 27 दिसंबर को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने आपसे वादा लिया था कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, और वो सिंध में तकरीबन 100% रिजल्ट आप लोगों ने दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रहबरी में, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की रहबरी में हम उनका जो मंशूर है, वो जो 10 नुकात हैं, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध आपकी खिदमत करेगी। और ये मैं चेयरमैन साहब और सदर साहब से वादा करता हूं कि जिस तरीके से सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया है, कामयाबी दिलाई है, अब हमारा फर्ज है कि हम पहले से भी ज्यादा खिदमत करें। और इंशाअल्लाह ताला अब जब इलेक्शन आएगा तो सिंध में जो तरक्की होगी, उस तरक्की के बदौलत हम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में तो हमारी हुकूमत आ गई है, और इस वक्त पाकिस्तान के 70% इलाके में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है। और इंशाअल्लाह ताला ये 70% को हम 2029 में 100% करेंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वजीर आजम बनाएंगे। मैं और वक्त नहीं लेता, और भी मुकर्रर है, और आप सब चेयरमैन साहब और सदर साहब को सुनने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जगह लूंगा। आप सब जो इधर जलसागाह में आए उनसे एक दरखास्त है कि एक नारा लगाऊंगा, इधर मजार तक, इस तरफ रोड तक और पीछे तक जो लोग हैं, आप सबने उस नारे का भरपूर जवाब देना है। नारे भुट्टो। बहुत मेहरबानी जी।
स्टेज पे खड़े हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ फरमाओ। खुर्रम साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो नीचे बैठ जाए, मेहरबानी। अब मैं दावत खिताब दूंगा साबिक वजीर आला सिंध, सीनियर रहनुमा सैयद कायम अली शाह साहब को कि वो आए और अपने कायद को खराज अकीदत पेश करें। सैयद कायम अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हरदिल अजीज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर साहब भी आ गए, और हमारे बहुत ही वाइज लीडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, और ये जम्मे गफूर, इतने लोग, इतना अरसा गुजरने के बाद भी इतनी मोहब्बत शहीद भुट्टो के लिए, और अवाम का इतना, कहाँ से आप आए हैं, पूरी दुनिया से आए हैं सलाम पेश करने शहीद भुट्टो को। तो जनाब, शहीद भुट्टो के कारनामे भी ऐसे थे। जब इंडिया के साथ लड़ाई में एक मुल्क का आधा हिस्सा चला गया, तो फिर ज़रूरत थी कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो मुल्क को संभाले, मुल्क को ताकतवर बनाए। इसी वजह से उनको बुलाया गया। और उस वक्त आपको, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि शहीद भुट्टो न सिर्फ असेंबली के प्रेसिडेंट थे, न सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। तो मुझे याद है असेंबली में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने, कि जी आप तो माशाल्लाह, आप तो बात करते थे जमहूरियत की और यहाँ तो माशाल्लाह लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन भी, एक घंटा भी नहीं चाहूँगा कि मैं रहूँ, और यहाँ इलेक्शन हो गई है, असेंबली बहाल हो गई है, इंशाल्लाह अवाम के मसले हल होंगे, पाकिस्तान ताकतवर बनाएंगे। उनकी एक मशहूर तकरीर पहली थी कि टुकड़े जमा करके पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे। ये उनका जज्बा था, ये जोश था और वलवला था। तो मुझे अजीज दोस्तों, भुट्टे साहब जरा लीडर विले पैदा थींदा, सजन में पैदा थींदा। उन्होंने जड़े नमूने सां पाकिस्तान के हलायो, मजबूत कयो, इस्लामी दुनिया में मकबूल कयो। जड़े इस्लाम दुनिया जा मानू हिते आया, तो शहीद भुट्टे के पहिरियों मुसलमान लीडर हो जैसे चेयरमैन चुनियो हो इन सिलसिले में। तो मुझे अजीज दोस्तों, एक अहम ॻाल्हि कंदुसि जेका शायद घणे वक्त खां नहीं थे, छोड़ू क्या, बस एक शहीद भुट्टो ने जैसे संभाला, उस वक्त भी माशी हालात पाकिस्तान के अच्छे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। रुक करेंगे घड़ी के पक्ष का, जहां पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। भुट्टो साहब को याद करते हुए आते रहे हैं गड़ी खुदा बख्श, और बोलते रहे हैं कि भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई है, उसको कत्ल किया गया था। अरे कम से कम कुछ तो ख्याल करो, बोलो तो सही अपनी जुबान से कि तुमने जुल्म किया, तुमने हमसे हमारी उम्मीदें छीन ली, तुमने पाकिस्तान तो क्या दुनिया के लीडर को तूने कातिल कहने की जुर्रत की। ए ज़ियाउल हक
ने जिसने कहा था कि एक कब्र है, या भुट्टो जाएगा या मैं जाऊंगा, आज भुट्टो जिंदा है गड़ी खुदा बख्श में, तेरा कोई पता नहीं है, तू किधर है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, ये आपकी जद्दोजहद थी, ये आपका जमा होना था हर साल कि जिसने सब पर प्रेशर डाला और सुप्रीम जुडिशरी भी मजबूर हुई। मुबारक हो जरदारी साहब को, मुबारक हो आपको कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई है दुनिया में कि हाँ, हमसे हमारा जान छीन ली गई, हमसे हमारी खुशियां छीन ली गई और जबरदस्ती छीनी गई। ये जबरदस्ती छीनने वाला रिवाज, जबरदस्ती मारने वाला रिवाज, जबरदस्ती दिन दिहाड़े किसी को गोली मारे वाला रिवाज मेरी बेनजीर के साथ हुआ, मेरे भुट्टो साहब के साथ हुआ, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। जरदारी साहब को ये सारा आवाम दुआएं देते रहेंगे कि उन्होंने रेफरेंस डाला। चले 12 साल ही सही इंतजार किया हमने, लेकिन हाँ, फतवा आई कि भुट्टो साहब को इंसाफ नहीं मिला। और यही हमारी जीत है, जिसको मनाने के लिए हम और जोर शोर से इकट्ठे होंगे। हम हर एक के साथ खड़े होके मुंह पे आंखों में आंखें मिला के बोल सकेंगे, ए भुट्टो साहब के खानदान की कुर्बानी देखो, ये भुट्टो साहब के खानदान की कुर्बानी देखो। कोई पार्टी में ऐसा नहीं है जिसने अवाम की मोहब्बत में इतनी जानें दे दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।